दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। परिवर्तन जैस क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। जैसे आप सभी ने थंबनेल में देख लिया होगा, आज हम 3 मई के उन महत्वपूर्ण जीके को देखेंगे जो करंट अफेयर्स हैं, जो हमारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। और आज हम अपने करंट अफेयर में थोड़ा सा परिवर्तन लेकर आए, क्योंकि हम थोड़ी सी नई चीज़ें आपके सामने शामिल करेंगे, जिसमें तथ्य ज़्यादा होंगे, विश्लेषण अधिक होगा, जो आपके सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। चलिए आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। हाल ही में किस उद्यान ने 1 वर्ष के लिए वन्य जीवों को घर ले जाने की अनुमति प्रदान की है? ए. सिमलीपाल, बी. बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान, सी. काकरपारा और डी. दूधाबेत। तो ठीक है दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो है बी. बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान ने हाल ही में एनिमल एडॉप्शन प्रोग्राम के तहत नागरिकों को 1 वर्ष के लिए उद्यान के वन्य जीवों को घर ले जाने की अनुमति प्रदान की है। और अगर हम थोड़ा सा और बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान के बारे में बात करें दोस्तों, इसमें जो थोड़ा है, तो इसमें हम देखेंगे कि इसका जो वैज्ञानिक नाम जो है वो पड़ा था। ये जो स्थित है बन्नेरघट्टा, वो स्थित है कर्नाटक। जी हाँ दोस्तों, ये स्थित है कर्नाटक के बेंगलुरु में। इसकी स्थापना की गई थी और वर्ष 1972 में, 1972 में, और जिसे वर्ष 1974 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। और वर्ष 2002 में उद्यान के एक हिस्से को जैविक रिजर्व बना दिया गया था, जिसे बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान कहा जाता है। तो दाना नाम बन्नेरघट्टा जो जैविक उद्यान है वो कहाँ है? कर्नाटक में, बेंगलुरु में है। और वर्ष 2006 में देश का पहला तितली पार्क यहीं पर स्थापित किया। जानना तो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 2006 में देश का पहला तितली पार्क यहीं पर स्थापित किया गया था। यह उद्यान जंगली बिल्लियों, भारतीय तेंदुओं, बाघ, चीतों एवं हाथियों के लिए एक सुरक्षित आवास प्रदान करता है। ठीक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण दोस्तों, इसको आप राइट डाउन कर लेना, आपके लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहे लीगो क्या है? जी हाँ दोस्तों, हाल ही में चर्चा में रहे लीगो क्या है? एक अंतरिक्ष यान, जैविक घटना, दुनिया की सबसे बड़ी गुरुत्वाकर्षण तरंग वेधशाला, और डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, तो ये जो सही उत्तर है ये है ऑप्शन नंबर सी, दुनिया की सबसे बड़ी गुरुत्वाकर्षण तरंग वेधशाला है लीगो। तो हाल ही में लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी लीगो में स्थित गुरुत्वाकर्षण तरंग वेधशालाओं के द्वारा 2 असमान द्रव्यमान वाले ब्लैक होल के विलय का पहली बार पता लगाया गया है। अगर लीगो के बारे में हम और जानकारी प्राप्त करें दोस्तों, तो यह पहली खोज है जिसने में आसमान द्रव्यमान के 2 ब्लैक होल शामिल हैं। ठीक है, और लगभग 5 वर्ष पहले लीगो स्थित गुरुत्वाकर्षण वेधशाला ने पहली बार गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाया था। ठीक है, और अगर हम इसके बारे और थोड़ा सा चर्चा करें दोस्तों, जो काफ़ी एग्ज़ाम के लिए है, तो हम देखेंगे जो लीगो है यानी लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, ये दुनिया की सबसे बड़ी गुरुत्वाकर्षण वेधशाला है। और संयुक्त राज्य, यहाँ यूएसए, जी हाँ दोस्तों, यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थापित लीगो के 2 व्यापक अलग अलग इंटरफेरोमीटर हैं। एक हैनफोर्ड वाशिंगटन में और दूसरा लिविंगस्टन लुसियाना में है, जो गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने के लिए संयुक्त रूप से संचालित होते हैं। इसके माध्यम से वैज्ञानिक अंतरिक्ष में दीर्घकाल आयाम में पदार्थों की गति को भी समझ पाते हैं, जो अंतरिक्ष के क्षेत्र में अनुसंधान में सहायक होगा। और इससे संबंधित अगर बात करें, भविष्य में पृथ्वी से संबंधित समस्याओं का समाधान भी किया जा सकता है। थोड़ा सा अगर हम ब्लैक होल की बात करें दोस्तों, तो ब्लैक होल शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले अमेरिकी भौतिकविद जॉन व्हीलर ने, जहाँ अमेरिकी भौतिकविद जॉन, ठीक है, जॉन व्हीलर ने 1960 में के दशक मध्य में दिया था। और ब्लैक होल अंतरिक्ष में उपस्थित ऐसे क्षेत्र हैं जहां गुरुत्व बल इतना अधिक होता है कि यहां से प्रकाश का परागमन नहीं होता है। क्योंकि इनमें प्रकाश बाहर नहीं निकल सकता, अतः हमें ब्लैक होल दिखाई नहीं देते, वे अदृश्य होते हैं।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक क्या है? जी हाँ दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण है और बार बार चर्चा में बिंदु रहा है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक क्या है बताइए? यह एक संकेतक है। बी, भारत के सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा इसका नियमन किया जाता है। सी, यह सूचकांक अर्थव्यवस्था में भिन्न भिन्न क्षेत्रों का प्रस्तुतिकरण करता है। डी, उपयुक्त में से सभी सत्य हैं। तो जिसका सभी जो उत्तर है दोस्तों, डी इज द राइट आंसर। तो उपयुक्त में से सभी सत्य हैं। अगर हम बात करें दोस्तों औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, तो हाल ही में, ठीक है, तो हाल ही में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार मार्च 2020 में अर्थव्यवस्था के 8 प्रमुख क्षेत्रों में 6.5% की गिरावट दर्ज की गई है उत्पादन में। ठीक है, तो वर्ष 2020 में इस्पात, विद्युत, सीमेंट, प्राकृतिक गैस, उर्वरक, कच्चा माल आदि सब में गिरावट देखी गई है। अगर हम इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन IIP की बात करें तो यह सूचकांक अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों खनिज, खनन, विद्युत निर्माण आदि के विकास का विवरण प्रस्तुत करता है और इसे सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय सेंट्रल स्टैटिक्स ऑफिस CSO द्वारा मासिक रूप से संकलित और प्रकाशित किया जाता है। IIP एक समग्र संकेतक है जो प्रमुख क्षेत्रों, कोर्स सेक्टर, उत्पादन एवं उपयोग का आंकड़ा उपलब्ध कराता है। अगर हम बात करें दोस्तों 2017 में IIP का आधार वर्ष 2004-05 से परिवर्तित करके 2011-12 कर दिया गया। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। 2017 में IIP का जो बेस ईयर था वो दोस्तों से 2004 और 5 से परिवर्तित करके 2011 और 12 कर दिया गया। काफ़ी महत्वपूर्ण, आप लोग इसे नोट डाउन करना। जो मैं एक बार पॉज कर करके मेरी आवाज़ को आप लिख सकते हैं और आने वाले दिनों में हम आप लोग को पूरी तरह से विश्लेषण में तथ्य प्रस्तुत करेंगे ताकि आपको लिखने की जरूरत ना पड़े। आप उसे नोट डाउन कर लें या तो आप डाउनलोड कर लें उसे सही तरह से। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में चर्चा में रहे सुपरनोवा क्या है? जी हाँ, सुपरनोवा क्या है? एक टूटता हुआ तारा, ठीक है, एक टूटता हुआ तारा जो अपना जीवन चक्र समाप्त कर चुका है। बी, पृथ्वी पर गिरता हुआ पिंड। A और B दोनों। और डी है दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं। जी हाँ, सुपरनोवा। तो दोस्तों सुपरनोवा एक टूटता हुआ तारा है जो अपना जीवन चक्र समाप्त कर चुका है। अभी हाल ही में चर्चा में रहा है। क्यों रहा दोस्तों चर्चा में? कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी DST के अधीन नैनीताल, ठीक है, नैनीताल स्थित स्वायत्त अनुसंधान संस्थान आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस, ठीक है, के शोधकर्ताओं द्वारा पाया गया कि एक अत्यधिक चमकदार सुपरनोवा जिसे, जी हाँ दोस्तों, जिसे SN210 KD, जी हाँ KD नाम दिया गया है, जिसे विस्फोट के दौरान पर्याप्त द्रव्यमान के साथ निकेल बाहर निकला है। ऐसे समानतः सुपरनोवा के कोर विकिरण के समय ही देखा जाता है। अगर हम और थोड़ा सुपरनोवा की चर्चा करें बात दोस्तों तो क्या है? तो सुपरनोवा क्या होता है? तो खगोलविदों के अनुसार जब एक तारा अपना जीवन चक्र समाप्त करते हुए अपने जीवन के अंतिम चरण में होता है तो वह एक तीव्र विस्फोट के साथ समाप्त होता है, जिसे सुपरनोवा कहा जाता है। सुपरनोवा विस्फोट के दौरान काफ़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है और यह ऊर्जा बड़े पैमाने पर तारे के कोर में हुए विस्फोट के कारण उत्पन्न होती है, जो कि सूर्य के द्रव्यमान से कई गुना अधिक होती है। अत्यधिक चमकदार सुपरनोवा SN2010 KD में यह विस्फोट मानक सुपरनोवा की तुलना में 10 गुना अधिक अथवा कहीं अधिक ऊर्जा पैदा करने वाला है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। मैंने कहा कि हम तथ्यों के साथ अब विश्लेषणात्मक अध्ययन करेंगे हम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस देश द्वारा अपनी एक डिजिटल मुद्रा युआन को जारी किया जा रहा है? जी हाँ, जापान, चीन, उत्तर कोरिया और ताइवान। तो दोस्तों बता दीजिए किसी द्वारा जारी किया? जी हाँ दोस्तों, तो इसका जो सही उत्तर है वो है चीन। चीन द्वारा हाल ही में अपने एक डिजिटल मुद्रा जारी किए जाने की परियोजना शुरू की जा रही है। जब कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी से और वैश्विक संकट के बीच चीन अपने समय में
विश्व की पहली डिजिटल मुद्रा लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। अगर इससे समय और तथ्य की बात करें दोस्तों, तो हम देखेंगे कि इस डिजिटल मुद्रा या डिजिटल युआन को आधिकारिक तौर पर डिजिटल मुद्रा यानी इलेक्ट्रॉनिक भुगतान, डिजिटल करेंसी पेमेंट, डीसी, ठीक है, डिजिटल करेंसी या ईपी, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट परियोजना के रूप में जाना जा रहा है। और चीन के केंद्रीय बैंक यानी पीपल्स ऑफ चाइना के अनुसार चीन की आधिकारिक डिजिटल मुद्रा का अनुसंधान और विकास कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। और चीन के 4 शहरों यानी शेंझेन, सुजाओ, चैगेंदू और शिजियांग में इसका परीक्षण किया जा रहा है। तो डिजिटल मुद्रा के अगर हम और बात करें दोस्तों थोड़ी सी डिजिटल मुद्रा के बारे में, तो रिपोर्ट के अनुसार चीन का जो केंद्रीय बैंक है वह वर्ष 2014 से ही अपनी डिजिटल मुद्रा पर अनुसंधान कर रहा है। चीन की यह डिजिटल मुद्रा काफ़ी हद तक बिटकॉइंस और फेसबुक की डिजिटल मुद्रा लिब्रा के समाधान है। दोस्तों बिटकॉइन काफ़ी चर्चा में था, तो बिटकॉइन, ठीक दोस्तों, बिटकॉइन एंड फेसबुक की एक डिजिटल मुद्रा का नाम है लिब्रा। जी हाँ दोस्तों, लिब्रा, तो इसी के समान है ये चीन की युआन मुद्रा। अन्य डिजिटल मुद्राओं की तरह चीन की इस नई मुद्रा को भी डिजिटल वॉलेट में संग्रहित किया जा सकेगा। चीन ने अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है और ना ही अपनी मुद्रा को लेकर कोई विशेष विवरण जारी किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस देश के केसर को जीआई टैग का दर्जा प्रदान किया गया है? भारत, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। तो ये सही उत्तर दोस्तों है भारत। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में भारत की कश्मीरी केसर को भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री यानी जोग्राफिकल इंडेक्सन रजिस्ट्री द्वारा भौगोलिक संकेतक का यानी जीआई टैग प्रदान किया गया है। अब क्या है दोस्तों जीआई टैग? तो जम्मू और कश्मीर सरकार के कृषि निदेशालय द्वारा कश्मीरी केसर को जीआई टैग प्रदान करने के लिए आवेदन दायर किया गया था। कश्मीरी केसर का सुगंधित मसाले के रूप में उपयोग किया जाता है और साथ ही इसमें औषधीय गुण भी होते हैं। अगर देखें दोस्तों तो केसर की कृषि की अगर बात करें तो केसर की खेती को कश्मीर में पहली शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास और मध्य एशियाई प्रवासी द्वारा शुरू किया गया था। प्राचीन संस्कृत साहित्य में केसर को बहुकम कहा गया। जी हाँ, क्या कहा गया है? प्राचीन संस्कृत साहित्य में बहुकम, ठीक है, बहुकम कहा गया है। अगर हम कश्मीरी केसर की विशेषता बताएं दोस्तों, तो विश्व स्तर पर कश्मीरी केसर को मसाले के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त है और केसर का पारंपरिक कश्मीरी व्यंजनों में प्रयोग किया जाता है तथा यह क्षेत्र की समृद्धि सांकेतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करता है और इसका सौंदर्य प्रसाधन और औषधीय प्रयोजन में भी इसका उपयोग में लिया जाता है। अगर हम भौगोलिक विशेषता बताएं दोस्तों, तो इसे करेवा के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, इसे स्थानीय भाषा में करेवा, ठीक है, करेवा की खेती कश्मीरी घाटी में पाए जाने वाले एक प्रकार की खेती है। तो कश्मीरी केसर खेती कश्मीरी के कुछ क्षेत्रों जैसे जिसमें पुलवामा है, बडगाम है, किश्तवाड़ है और श्रीनगर शामिल में की जाती है। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा केसर है जिसकी खेती दोस्तों समुद्र तल से 1600 से 1800 मीटर की ऊंचाई पर खेती की जाती है। कश्मीरी केसर में एक ही मात्र ऐसा केसर है जिसे इतनी ऊंचाई पर बोया जाता है। तो केसर के कई प्रकार होते हैं। अगर हम प्रकार की बात करें तो केसर के कई प्रकार हैं दोस्तों। इसमें लच्छा केसर यानी लच्छा केसर, ठीक है, मोंगरा केसर, ठीक है, मोंगरा केसर और गुलछी केसर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में जारी ओपन बजट सर्वे में भारत किस स्थान पर है? जी हाँ दोस्तों, हाल ही में जारी ओपन बजट सर्वे में भारत किस स्थान पर है? A 55, B 51, C 53, D 60। तो दोस्तों हाल ही में जारी बजट सर्वे में भारत जो है दोस्तों वो है C यानी 53वें स्थान पर शामिल है भारत। तो हाल ही में जारी ओपन बजट सर्वे यानी ओपन बजट सर्वे के अनुसार भारत बजट पारदर्शिता और जवाबदेही के मामले में 1 यानी 117 देशों में 53वें स्थान पर है। अगर हम इससे संबंधित सर्वेक्षण में भारत की स्थिति की बात करें यानी ओपन बजट सर्वे की बात करें दोस्तों, तो 117 देशों के इस सर्वेक्षण में कई प्रमाणिक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तुलना योग्य संकेतकों के आधार पर 0 से लेकर
100 अंकों के आधार पर पैमाने पर विभिन्न देशों में बजट पारदर्शिता स्तर निर्धारित किया जाता है। इस सर्वेक्षण में प्रत्येक देश की केंद्र या संघीय सरकार के प्रमुख बजट दस्तावेजों की उपलब्धता का मूल्यांकन किया जाता है और यह आकलन किया जाता है कि क्या ये संबद्ध तरीके से सार्वजनिक किए जाते हैं अथवा ये व्यापक जानकारी प्रदान करते हैं या नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए किस ट्रेन को चलाया गया है? ए मजदूर ट्रेन, बी श्रमिक ट्रेन, सी गंतव्य ट्रेन, डी कोविड-19 स्पेशल ट्रेन। तो हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन को चलाया गया। नहीं, आंसर बी इज़ द राइट आंसर। अगर हम श्रमिक स्पेशल ट्रेन की बात करें तो इनमें केवल वही व्यक्ति सफ़र करेगा दोस्तों जिसे राज्य सरकार द्वारा अनुमति दी जाएगी। श्रमिक स्पेशल ट्रेन का संचालन रेलवे द्वारा किया जाएगा और शेष सभी प्रकार की औपचारिकताएं राज्य सरकार द्वारा पूरी की जाएंगी। भारतीय रेलवे के अनुसार श्रमिक स्पेशल गाड़ियों में केवल जिला प्रशासन द्वारा नामित व्यक्ति ही यात्रा कर सकता है। रेलवे के मुताबिक कोई भी व्यक्ति जो दूसरे भारत राज्य में फंसा हुआ है और अपने घर जाना चाहता है तो वह इस संबंध में जिला प्रशासन से संपर्क कर सकता है। श्रमिक स्पेशल गाड़ी के लिए राज्यों को पूर्ण अथॉरिटी बनाया गया है। रेलवे प्रशासन केवल उन्हीं लोगों को स्टेशन परिसर में प्रवेश देगा जिनके पास जिला प्रशासन की मंजूरी होगी और रेलवे स्टेशनों पर भीड़ ना हो इसके लिए राज्य सरकारें समूह में लोगों को भेजेंगी। एक ट्रेन में केवल 1000 से 1200 लोग यात्रा कर सकेंगे। तो ये है, इससे समझ चीज़ें ध्यान रखो दोस्तों, कहीं भीड़ भड़का ना हो जाए, इसे इसकी जरूरी याद रखना आप लोग। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहे भारत मार्केट या कि भारत मार्केट क्या है? जी हाँ दोस्तों, भारत मार्केट क्या है? एक राष्ट्रीय ई कॉमर्स मार्केट प्लेस, एक राज्य ई कॉमर्स मार्केट प्लेस, एक ई पास किसान के लिए उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हाल ही में जारी भारत मार्केट प्लेस दोस्तों एक राष्ट्रीय ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है। और ये क्या है दोस्तों? ये खुदरा कारोबारियों के संगठन यानी कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने घोषणा की है कि वह जल्द ही विभिन्न प्रौद्योगिकी भागीदारी के साथ मिलकर सभी खुदरा व्यापारियों के लिए एक राष्ट्रीय ई कॉमर्स मार्केट प्लेस यानी भारत मार्केट शुरू करेगी। CAIT ने एक विज्ञप्ति यानी विज्ञान विज्ञप्ति के अनुसार CIT ने विज्ञापन जारी किया है कि यह विनिर्माताओं के लिए लॉजिस्टिक्स से लेकर आपूर्ति श्रृंखला तथा उपभोक्ताओं को घर पर सामान पहुंचाने के लिए विभिन्न प्रौद्योगिकी कंपनियों की क्षमताओं को एकीकृत करेगा। अगर हम कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स का गठन की बात करें दोस्तों तो इसे 1990 में गठित किया गया और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। आज के प्रश्न हमारे समाप्त होते हैं। आप लोगों को कैसा लगा जरूर इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। लाइक कीजिए और आप इसी तरह से हमें सहयोग करते रहिए। एक लाइक बटन दबा दीजिए, एक शेयर का बटन दबा दीजिए और थोड़ा सा हो तो सब्सक्राइब भी कर देना आप, ठीक है। चलिए आज का प्रश्न खत्म होता है, तब तक के लिए जय हिंद।